आज अपने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज अपने विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड नंबर चैप्टर, जिसमें हमने एस्किमो और बुशमैन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपने बात करेंगे विश्व की जो एक दो अन्य जनजातियां हैं, उनमें से भील जनजाति के बारे में। ये जो भील जनजाति है, ये कहाँ निवास करती है, इस कैसे उत्पत्ति हुई थी इसकी सारी की विशेषताएं कैसी है, इनके बारे में अपने बात करेंगे। अब बात करते हैं भील जनजाति। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या, राजस्थान की जो आदिवासी जनसंख्या है उसकी दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी अगर कोई जनजाति समूह है वो कौन सा है? भील जनजाति का। पहला आता है मीणा जनजाति का। राजस्थान में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की? मीणा की। और 2 नंबर पे कौन सी आती है? भील। सेकंड नंबर पे भील जनजाति आती है। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान भील जनजाति का है। अब भील जनजाति में भी भीलों को 2 नामों से पुकारा जाता है। एक होता है पालवी, एक होता है पालवी और एक होता है वागड़ी। पालवी कहाँ रहते हैं, वागड़ी कहाँ रहते हैं? ऊंची पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, घने जंगलों की तरफ रहते हैं। तो ऊंची जो पहाड़ियां होती है, अत्यधिक ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां होती है, वहां पे रहने वाले भीलों को, यानी ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले जो भील जो है उनको पालवी के नाम से जाना जाता है। ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भीलों को किस नाम से जाना जाता है? पालवी के नाम से। और मैदानों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं, वागड़ी भाषा। ये जो वागड़ी शब्द है ये भीलों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, भीलों के लिए भी कहा जाता है। वागड़ी भील कौन से होते हैं? यानी भील मैदानी इलाकों में भी रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको तो कहते हैं पालवी, और मैदानों में रहने वाले भील हैं उनको वागड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आता है भारत में कि 2 जनजातियां संथाल। भारत राजस्थान में तो दूसरी है, लेकिन भील जनजाति का भारत में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे आती है संथाल जनजाति, दूसरे पे आती है गौड़ जनजाति, जिसके बारे में आगे अपने बात करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। संथाल और गौड़ के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह भारत में, जनजाति जो समूह है उसमें तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह की कौन सा है? भील जनजाति का है। पहला आता है संथाल का, दूसरा गौड़ का, तीसरा भील जनजाति का आता है। अब आता है भील शब्द की उत्पत्ति। भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि ये जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा, द्राविड़ जो भाषा है उसके शब्द बिल्लू, एक बिल्लू है शब्द, कौन सा शब्द है? बिल्लू शब्द है। ये कौन सी भाषा का है? द्राविडियन भाषा का। द्राविडियन भाषा है, उसका एक शब्द है बिल्लू, उससे हुई है। और इस बिल्लू का अर्थ होता है तीरंदाज। ये तीरंदाजी में तीर कमान चलाने में अच्छे योद्धा होते हैं, निपुण होते हैं, इसी कारण इनको तीरंदाज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिल्लू शब्द का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। और ये जो बिल्लू शब्द है, कह सकते हो इसकी उत्पत्ति है संस्कृत क्रिया का मूल शब्द, संस्कृत क्रिया का मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना तथा मारना। यानी संस्कृत क्रिया का मूल शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? भेदना, वध करना तथा मारना। क्योंकि ये अच्छे तीरंदाज होते हैं, भील जनजाति के लोग तीरंदाजी में निपुण होते हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति को द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से जोड़ा गया है। उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत है लोगों के, कुछ विद्वान कहीं से इनकी उत्पत्ति मान रहे हैं, कुछ कहीं से। अब पहला हो गया कि इनकी जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो भीलों की उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से मानी है। कुछ विद्वानों ने भीलों की उत्पत्ति किससे मानी है? महादेव के पुत्र निषाद से। क्योंकि एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया है कि एक बार महादेव भगवान जो शिव जी थे, महादेव यानी जो शिव भगवान हैं, उनका एक बैल था, उनका जो बैल था जिसका नाम है नंदी, उस नंदी बैल को महादेव यानी शिव भगवान के पुत्र निषाद ने क्या किया? मार दिया। निषाद बैल कहीं घूम रहा था, चल रहा था, उसमें क्या किया? निषाद ने गुस्से में आके भगवान शिव यानी जो महादेव है उनके बैल, यानी जो निषाद के पिता थे महादेव, उनके बैल नंदी को मार दिया। अब जब महादेव को पता चला कि उनके पुत्र निषाद ने उनके बैल नंदी को मारा है, तो महादेव गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से से आग बबूला हो गए, और उन्होंने गुस्से में ही निषाद को बोला कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाओ, मेरा घर छोड़ दो, आपको यहाँ नहीं रहना है क्योंकि आपने मेरे बैल नंदी को मारा है। इसलिए महादेव ने निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया।
तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई है, क्योंकि जब निषाद ने अपने पिता महादेव के वेलनंदी को मारा तो महादेव यानी उनके जो पिता थे निषाद के महादेव, उन्होंने क्या किया, निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित करके भेज दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर रहो, तो वहीं से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब कुछ अन्य विद्वान आते हैं, उनका मानना है कि जो महाभारत महाकाव्य है, महाभारत आजकल आपने देखा होगा धारावाहिक भी चल रहा है, महाभारत का एपिसोड रात को 7 पे आता है। उसके अलावा जो डीडी नेशनल है, दूरदर्शन है, उस पे भी DD1 पे भी आता है दिन में, और रात को लगभग 8:30 बजे आता है। तो इस महाभारत जो है महाकाव्य, उसमें जो भीलों की उत्पत्ति है वो किससे बताई गई, एकलव्य से। यहाँ पे महाभारत के अंतर्गत जो महाभारत महाकाव्य है उसमें भीलों की उत्पत्ति एकलव्य से बताई गई है। यह भी कुछ विद्वानों का मानना है। कुछ रामायण काल में, जब रामायण काल की बात आती है, रामायण की बात आती है, यह तो महाभारत की बात थी कि महाभारत में भीलों की उत्पत्ति किससे मानी गई, एकलव्य से। रामायण में किससे मानी गई है, रामायण में सबरी से। प्रश्न आ सकता है सबरी का संबंध किस जनजाति से है, सबरी का संबंध किस जनजाति से है, क्या लिखोगे, सबरी का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से। ये प्रश्न भी आपकी जो बुक है, किताब है, उसमें ये प्रश्न भी है, सबरी का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से। क्योंकि जब सीता जी की खोज के लिए श्री राम भगवान रामचंद्र जब सीता माता की खोज के लिए वनों में गए थे, तो वो जब यात्रा कर रहे थे वनों में, सीता जी को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, उस समय उनको भूख लगी थी। जब उन चारों तरफ देखा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ दूरी पे उनको एक महिला औरत बेर बेचते हुए दिखाई दी। एक महिला थी जो बेर बेचने का, बेर तो खाए होंगे सभी ने, तो बेर बेचने का कार्य कर रही थी वो महिला, और उस महिला का क्या नाम था, सबरी। उस महिला का नाम क्या था, सबरी। तो सबरी के पास चले जाते हैं भगवान रामचंद्र जी, और जाके राम सबरी को कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या। तो सबरी कहती है कि भगवान मेरे पास आपको देने के लिए, खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो बेर है वो झूठे हुए। कारण क्या था, झूठे हुए क्यों कहा उसने, झूठ नहीं बोला था, सच्ची बात उसने बताई थी सबरी ने। क्योंकि जब सबरी है वो बेर बेचती थी, बेर बेचने का कार्य करती थी, तो बेर को सबसे पहले वो चखती थी, देखती थी खट्टे या मीठे, यानी जब किसी ग्राहक को बेर बेचने का कार्य करती उसको चखकर, उसको खाकर देखती थी एक बेर को कि खट्टे या मीठे, इस प्रकार वो बेर को चखकर देती थी। इसलिए जो उसके पास शेष बचे बेर थे वो सारे जुटे हुए बेर थे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी भूख, उन्होंने कहा चाहे झूठे हैं मेरे को ये बेर दो। अंत में उन्होंने सबरी के हाथों से वो जुटे हुए बेर खाए थे। इसलिए रामायण काल से, जब कुछ विद्वानों का मानना है कि जो रामायण काल में भीलों की उत्पत्ति किससे बताई गई है, सबरी से। उसके बाद एक आते हैं इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जो एक अंग्रेज इतिहासकार थे। कर्नल जेम्स टोड एक क्या थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, और उन्होंने राजस्थान की यात्राएं की, राजस्थान के इतिहास के बारे में भी लिखा था। तो उन्होंने उनके अनुसार, यानी कर्नल टोड के अनुसार भीलों की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है, मेवाड़ तत्कालीन का मतलब होता है पहले का, पहले जो रियासत थी मेवाड़, एक क्या थी, रियासत थी। उस मेवाड़ रियासत की जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, वहां रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, कर्नल टोड ने भील कहा है। यानी अरावली की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को कर्नल टोड ने क्या कहा है, भील कहा है। और उन्होंने मानना है कि जो महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ क्षेत्र के अच्छे योद्धा कह सकते हो, अपराजित योद्धा, उन्होंने क्या किया, जो महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था, अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के अकबर के विरुद्ध इस युद्ध में जो सहायता की थी, वो जनजाति कौन सी थी जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी, वो भील जनजाति थी। ये किसने कहा है, कर्नल टोड ने। अब आते हैं भील जनजाति का शासन कहां रहा है, राजस्थान में कहां का शासन रहा है। जिले, पहले जिले देख लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। अब यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पे भीलों का शासन रहा है, डूंगरपुर का डगारिया, बांसवाड़ा का बांसिया, यानी डूंगरपुर का डगारिया, बांसवाड़ा का बांसिया, कोटा का कोटिया और उदयपुर का देआवा।
डगारिया डूंगरपुर, यहाँ भी डे यहाँ भी डे। बांसिया बांसवाड़ा, यहाँ बांसवाड़ा में क्या होता है, बांस होते हैं, बांसिया बांस को वापस मिला रहे थे वो, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ भी बे आता है, यहाँ भी बे। कोटिया कोटा, कोटिया ये मीना जनजाति का व्यक्ति था जिसने कोटा राज्य बसाया था, कोटा जिला, इसलिए कोटिया नाम से दिया गया जिसका शासन था। और दे आवा, आवा ये उदयपुर, कहां, उदयपुर का। अब आते हैं भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। ये शारीरिक रूप से हमारा जो जिस प्रकार हमारा शरीर है उसी प्रकार इनका शारीरिक रूप से कैसे होते हैं। कद कैसा होता है, छोटे कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं। ये लोग कद बहुत ही छोटा होता है इनका, रंग बहुत ही गहरा काला होता है, काले रंग के होते हैं, गहरे काले रंग के। यानी कद नाटे कद के, छोटे कद के होते हैं, रंग काला होता है, गहरा काला होता है। नाक इनकी चौड़ी होती है, यानी जो नाक है वो क्या होती है, चौड़ी होती है, बड़ी होती है। आंखें लाल, आंखें कैसी होती है, लाल होती है, भूरी आंखें नहीं होती है, काली नहीं है, पीली नहीं है, आंखें लाल होगी इनकी। बाल रुखे हुए, गंदे से बाल होते हैं, रूखे बाल होते हैं। आप लोग बहुत पसंद करते होंगे ये बाल रुखे रखते। जबड़ा जो होता है, यहां से ये जो हिस्सा जबड़ा, ये कुछ बाहर निकला हुआ होता है, जबड़ा कुछ बाहर है निकला। ये सारी विशेषताएं। कद के साथ नाटे कद के, रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रुखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ। उसके बाद इनका शरीर सुगठित व सुडौल, शारीरिक रूप से देखा जाए शरीर कैसा होता है, सुडौल मजबूत अष्टपुष्ट होता है और अच्छी तरह से बनावट, अच्छी बनावट वाला शरीर होता है, सुगठित व सुडौल होता है। परिश्रमी व ईमानदार, परिश्रम को महत्व देते हैं, ईमानदार होते हैं। ये लोग परिश्रम करना पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं और ईमानदार होते हैं। उसके साथ साथ ये चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं। इनका मानना है कि चोरी करना धर्म की दृष्टि से पाप है, इसलिए ये लोग चोरी नहीं करते हैं। भील जनजाति के लोग चोरी नहीं करते क्योंकि ये चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं। ये आजादी प्रेमी होते हैं, आजाद जीवन, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं ये लोग। तो ये बात हो गई चैप्टर नंबर 2 के भारत की जनजातियों के बारे में, भील जनजाति के बारे में हमने की, उसकी उत्पत्ति, उसकी सारी विशेषताओं के बारे में। आज अपने बात करेंगे भील जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में, यानी वो कहाँ रहते हैं। तो अपने सबसे पहले भील जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कि कहाँ रहते हैं। ये जो निवास क्षेत्र में है, सबसे पहले अरावली की पहाड़ियाँ, पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए, क्योंकि भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो एकांत क्षेत्रों में और प्राय निर्जन जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में लोग ये रहना पसंद करते हैं। एकांत जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे ही लोग रहते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ रहते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा। अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, उस क्षेत्र में विंध्याचल की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, उसके अलावा वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य, आपको पूछा जाए कौन कौन से राज्यों में रहते हैं, तो 4 राज्य आते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं इन राज्यों के जिलों के बारे में, यानी ये राज्य हैं, इनके जिले कौन कौन से हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान के अंतर्गत बात करोगे आप, राजस्थान के अंतर्गत 4 जिले आते हैं जहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब बात करते हैं दूसरा राज्य आता है राजस्थान के साथ जिसकी सीमा लगती है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, वो है गुजरात। यहाँ पे 2 जिले आते हैं, वडोदरा और पंचमहल, वडोदरा और पंचमहल। उसके बाद बात करते हैं तीसरे, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं, धार, झाबुआ, रतलाम। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, अहमदनगर, यानी 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इनके आगे जिले यहाँ पे अहमदनगर के बाद आता है धुले, एक रहेंगे यहाँ पे धुले। महाराष्ट्र के अंतर्गत औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, अहमदनगर और धुले। मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम। गुजरात में वडोदरा, पंचमहल और राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब बात करते हैं, ये लोग इनके निवास क्षेत्र। अब बात करेंगे निवास क्षेत्रों की विशेषताएं, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। और उसके साथ साथ जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ के जो कुल भूमि है उसके 33% भाग पे, यानी वहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पे वन पाए जाते हैं।
समस्या है वहां पे, मृदा अपरदन की समस्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई और अनाच्छादित पहाड़ियों का ऊपरी आवरण है वो पूरी तरह से हट चुका है। ये वहां की समस्या है। अब बात करते हैं इनके, ये तो हो गए निवास क्षेत्र और निवास क्षेत्रों की विशेषताएं ये जाति के। अब बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप, यानी इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है, ये मुख्य रूप से अपना जीवन यापन किन कार्यों से करते हैं ये लोग। आजीविका यानी अपने जीवन यापन का मुख्य आधार, मुख्य कार्य क्या है इनके, आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार, पहले भी बताया आपको, आखेट का मतलब क्या होता है शिकार, यानी भील जनजाति लोग जंगली क्षेत्रों में रहते हैं तो वहां जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं। और शिकार करने का कार्य कौन करता है, पुरुष। शिकार करने का कार्य कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। उसके बाद आता है भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण का मतलब है जंगलों से कंदमूल फल खाने योग्य जो वस्तु होती है उनको एकत्रित करने का कार्य करते हैं लोग। भोजन संग्रहण के बाद के द्वारा भी अपना जीवन यापन करते हैं। और भोजन संग्रहण का कार्य विशेष रूप से कौन करती है, महिलाएं करती है, स्त्रियां करती है। उसके अलावा पशुपालन का कार्य भी करते हैं, आदिम कृषि भी करते हैं। पशुपालन में कौन कौन से पशु पालते हैं, इनके पास पालतू पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी, यानी कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन कह सकते हो, कुक्कुट पालन कह सकते हो, मुर्गी पालन भी कह सकते हो। यानी पशुपालन का कार्य करते हैं तो क्या क्या पशु रखते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और उसके अलावा मुर्गी पालन का कार्य भी करते हैं। आदिम कृषि करते हैं, लोग कृषि भी करते हैं, लेकिन कृषि में क्या बोलते हैं, ये अनाज यानी खाद्यान्न की फसलें, चारा और सब्जियां उगाते हैं। साग सब्जियां ले लो, चारा है, अनाज की फसलें हैं, उनकी कृषि करते हैं लोग। अब आते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले आखेट। सबसे पहले क्या आता है, आखेट यानी शिकार। ये लोग शिकार करते हैं। शिकार करते हैं किसकी सहायता से, तीर कमान से। तीर कमान की, जंगलों में रहते हैं इसलिए जंगली पशुओं का तीर कमान की सहायता से शिकार करते हैं। शिकार का कार्य कौन करता है, पुरुष करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। वहां के जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं, तालाब होते हैं, वहां पे जो मछलियां आती है उनको भी पकड़ने का कार्य करते हैं भोजन के लिए। पूर्व में ये महान शिकारी थे। पूर्व में ये क्या थे, महान शिकारी थे। लेकिन वर्तमान में 80% भील है वो कृषि कार्य करने लगे हैं। शिकारी जो इसका आखेट का कार्य है उसको छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये बड़े शिकारी होते थे, महान शिकारी होते थे, प्रसिद्ध शिकारी थे। लेकिन आज के समय में 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। अब कृषि भी दो प्रकार की करते हैं लोग, एक होती है चिमाता और एक होती है तजिया। चिमाता क्या होती है, पहाड़ियों पर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन कृषि करते हैं लोग। जमीन कृषि, स्थानांतरणशील कृषि यानी स्थान बदलते हुए कृषि कार्य करना, क्योंकि जंगलों में रहते हैं वहां कृषि के लिए जगह होती नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इनको पहले क्या करेंगे, इस क्षेत्र को पेड़ पौधों को उखाड़ देंगे, यहाँ कृषि कार्य करेंगे। 3-4 वर्ष के लिए एक स्थान पर कृषि कार्य करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे कृषि कार्य करेंगे। इस प्रकार ये झूमी कृषि, झूमी का मतलब होता है झूम चक्र, यानी जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जलाकर कृषि कार्य करते हैं, इसलिए इसको झूम चक्र के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में की भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, चिमाता। दूसरा था तजिया। कुछ भील होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ होते हैं मैदानी भागों में रहते हैं। मैदानी भागों में रहने वाले भीलों को बागड़ी कहते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको पालवी कहते हैं। तो बागड़ी भील, ये तो पालवी हो गए, यहाँ पे तो पालवी भील होते हैं, वो करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता कृषि। लेकिन मैदानों में रहने वाले भील क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे मैदानों में रहने वाले भील भी। तो ये जो कृषि करते हैं मैदानों में रहने वाले भील, उसको क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, दजिया। ये हो गए इनके आर्थिक क्रियाकलाप। अब बात करते हैं भोजन के बारे में। इनके भोजन, मुख्य भोजन क्या होता है, भोजन का मुख्य अंग क्या होता है, मक्का। जब मक्की होती है उसका भोजन करते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं लोग। वर्ष भर, पूरे वर्ष मुख्य भोजन इनका मक्का होता है। वर्ष पर्यंत कह सकते हो, या वर्ष भर इनका मुख्य भोजन क्या होता है, मक्का होता है। जब कोई त्योहार होता है, उत्सव होता है, या कोई पार्टी वगैरह होती है, प्रतिभोज होता है, यानी घर पे मान लो कोई उत्सव है, त्योहार है, पार्टी है, उस समय ये लोग क्या बनाते हैं, चावल और लापसी। चावल और लापसी बनाते हैं। चावल को ये लोग क्या कहते हैं, चोखा। चावल को क्या कहते हैं, चोखा कहते हैं। और लापसी कैसे बनाते हैं, जो गेहूं होता है उसको कूट कर दलिया बना लेते हैं, उसमें जब गुड़ मिलाते हैं और उसको अच्छी तरह उबाल कर, तो वो क्या बन जाती है, लापसी बन जाती है। और ये चावल भी बनाते हैं और लापसी भी बनाते हैं।
उसके अलावा ये लोग क्या बनाते हैं, रावड़ी बनाते हैं प्रत्येक घर में। भील जनजाति के प्रत्येक घर में प्रतिदिन रावड़ी बनती है, प्रत्येक दिन हमेशा रावड़ी बनाते हैं ये लोग। रावड़ी के लिए क्या करते हैं ये लोग, जैसे आटा होता है, आटे व छाछ को उबाल कर रावड़ी क्या होती है, जो आटा है, आटा व छाछ है, दोनों को क्या करते हैं, उबाल कर रावड़ी तैयार की जाती है। आपने भी देखा होगा अपने यहाँ भी रावड़ी तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं, मक्के के आटे की, जो मक्का है उसके आटे की रावड़ी बनाते हैं। अपने यहाँ पे बाजरे के आटे की, जो बाजरा है उसके आटे की रावड़ी बनाते हैं। बाजरे का जो आटा होता है उसको छाछ में मिला लेते हैं, उसके बाद चूल्हे पे उसको अच्छी तरह उबालते, गैस पे या चूल्हे पे उबाल के और उसको ठंडा रख देते हैं, और दूसरे दिन सुबह इसका उपयोग करते हैं खाने के लिए, छाछ वगैरह मिलाकर इसको पीते हैं। अब आता है इनके भोजन के मुख्य भाग क्या होते हैं, मुख्य अंग, भोजन के अंग। भोजन में किस किस का उपयोग करते हैं, गेहूं का, चना, उड़द, मूंग, सब्जियां। गेहूं, चना, उड़द, मूंग और सब्जियां। उसके अलावा भील क्या होते हैं, अपने परंपराओं व रीति रिवाजों के अनुसार मांसाहारी भी होते हैं। भील परंपराओं या रीति रिवाजों के अनुसार मांसाहारी भी होते हैं। और महुआ जो वृक्ष होता है उसके छाल से, उसके महुआ वृक्ष से बनी हुई मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं ये लोग। महुआ वृक्ष से बनी हुई मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं। भील मांसाहारी भी होते हैं। अब बात करेंगे इनके वस्त्रों के बारे में। इनके वस्त्र कैसे होते हैं, ये तो इनका भोजन हो गया। पहले हमने निवास क्षेत्र की विशेषताएं, आर्थिक क्रियाएं, आखेट और भोजन के बारे में अध्ययन कर लिया। अब अपने बात करेंगे इनके वस्त्र। आजादी से पूर्व वस्त्र बहुत कम, यानी आजादी से पहले जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 से पहले भील जनजाति के वस्त्र बहुत ही कम होते थे। जंगलों में रहते थे, इसलिए वहां पे जो पुरुष होते थे वो पेड़ों की छाल से बना नेकर बनाते थे और अपने जो अंग वगैरह है, आंतरिक अंग है, उनको ढकने का कार्य करते थे। और इसका जो पेड़ों की या वृक्षों की जो छाल होती थी उससे लेकर बनाते थे। जबकि स्त्रियां क्या करती थी, पेटीकोट पहनती थी। स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी और पुरुष से छाल से बना लेकर पहनते थे। आज के समय में कैसे वस्त्र हैं इनके, ये तो आजादी से पहले की बात। आज के समय में कैसे वस्त्र है इसके बारे में बात करेंगे। पुरुष क्या पहनते हैं आज के समय में, धोती, कमीज, साफा और पैंट शर्ट। आज के समय में भील जनजाति के पुरुष धोती, कमीज, साफा या पैंट शर्ट पहनते हैं। स्त्रियां क्या पहनती हैं, घाघरा, कांचली व लुगड़ी, जिसको ओढ़नी भी कहते हैं। घाघरा, कांचली व लुगड़ी या ओढ़नी। लड़के लंगोट पहनते हैं, लड़कियां घाघरी व ओढ़नी का उपयोग करती है। यानी आज के समय पुरुष धोती, कमीज, साफा या पैंट शर्ट पहनते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में क्या रहेगा, घाघरा, कांचली व लुगड़ी, जिसको ओढ़नी के नाम से जाना जाता है। लड़के लंगोट व लड़कियां घाघरी व ओढ़नी का उपयोग करती है। अब आते हैं आभूषण कैसे होते हैं इनके पास। आभूषण सोने के नहीं होते, क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं, इसलिए इनके पास पैसा होता नहीं। इसलिए क्या करते हैं, चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल, चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल के बने हुए आभूषण उपयोग में लेते हैं। स्त्रियां जो भील जनजाति की महिलाएं हैं वो अपने आप को कांच जो है लाख की चूड़ियों से सजाने संवारने का कार्य करती है। ये भील जनजाति की स्त्रियां क्या करती है, अपने आप को कांच व लाख की चूड़ियों से सजाने संवारने का कार्य करती है। अब आते हैं इनके निवास घर के बारे में बात करेंगे। इनके निवास घर कैसे होते हैं। घर प्रकार के बिखरे हुए रूप में होते हैं, एक जगह नहीं होते। एक मकान यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, इस प्रकार बिखरे हुए रूप में, दूर दूर तक कह सकते हो, छितरे हुए रूप में। यानी मकान इनके घर है वो बिखरे हुए रूप में होते हैं। और जो झोपड़ी घर के रूप में क्या बनी होती है, झोपड़ी बनी होती है, और मध्य खेतों के मध्य टीले पर बनाई जाती है। जो टीले होते हैं, टीले ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे बनाते हैं। उसके साथ साथ घर के से बिखरे हुए रूप में होते हैं, खेत के मध्य टीले पर झोपड़ी बनाई जाती है। और एक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है। एक झोपड़ी अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे उनके रहने की भी जगह होती है, व्यवस्था होती है, जहाँ पे लोग भील जनजाति के लोग रहते हैं। यानी उनके आवास की व्यवस्था होती है, अनाज भंडारण की व्यवस्था होती है और पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। इसी कारण भील जनजाति की झोपड़ियां अपने आप में पूर्ण होती है। यानी वहां पे खुद के रहने की भी जगह होती है, पशुओं को रखने की भी जगह होती है और साथ में अनाज भंडारण की भी जगह होती है।
अब आते हैं घर की दीवारें किससे बनाते हैं लोग? मिट्टी, पत्थर व बांस से। घर की जो दीवार होती है अपने ईंटें वगैरह से बनाते हैं, ये ईंटें वगैरह से नहीं बनाते बल्कि किससे बनाते हैं? मिट्टी, पत्थर व बांस से। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से बनी होती है। छत खपरेल से बनती है। छत किससे बनती है? खपरेल। टाइल्स होती है जो अपने घरों में छत पे लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, वैसी टाइल्स आती है जिसमें बीच में नाली सी बनी होती है, रेड कलर की होती है, लाल रंग की। सामने की दीवार जो घर की दीवारें होती है, घर के सामने की जो दीवार होती है उसको गोबर, खड़िया व लाल गेरू से, ये झोपड़ी के सामने की दीवार होती है उसको गोबर, खड़िया व लाल गेरू मिट्टी होती है उससे लीप पोत कर उसको सजाया जाता है, उसकी लिपाई पुताई की जाती है। लेकिन वर्तमान में पक्के मकानों का प्रचलन भी बढ़ा है। आज के समय में भीलों में पक्के मकानों का प्रचलन बढ़ा है। आज के समय में भील सघन बस्तियों में भी रहने लगे हैं, सघन बस्तियां वहां भी रहने लगे हैं। अब आते हैं दो इनके गांवों के नाम आते हैं, फला और पाल। कहते हैं फला व्यक्ति। फला क्या होता है? यहाँ पे छोटे गांव का, भील जनजाति में छोटे गांव का जो समूह होता है उसको कहते हैं फला। छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांवों के समूह को फला कहा जाता है। और उसके बाद आता है पाल। बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल। फला याद रख लेना ये प्रश्न, फला व पाल। फला क्या होता है? छोटे गांवों का समूह, और पाल होता है बड़े गांवों का समूह। अब इससे आगे भील जनजाति के औजार हैं, हथियार जो हैं उनके, उसके अलावा उनके बर्तन हैं, उसके साथ साथ उनकी सामाजिक, धार्मिक, रीति, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इनके बारे में अपने आगे अध्ययन करेंगे।